नमस्कार, निकोबार टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जो है मनोज पाल जी जुड़े हुए हैं। मनोज पाल जी अंडमान में काफ़ी एक चर्चित नाम है, पूरे डिगलीपुर से लेके कैम्पबेल बे तक जो है लोग इनको जानते हैं। जो भी लोग इवन इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफ़ॉर्म व्हाट्सऐप भी यूज़ करते होंगे, वो मनोज पाल जी को जानते हैं। ट्विटर में काफ़ी एक्टिव रहते हैं, अंडमान के जो भी इश्यूज़ हैं, उनको जो है बेबाकी से ट्विटर में लिखते हैं। साथ ही साथ जो है जितने भी इश्यूज़ हैं, उनके ऊपर वीडियोज़ बनाते हैं, लोगों को जो है उनके बारे में बताते हैं, कमेंट करते हैं। हाल ही में मनोज पाल जी ने जो है मिस्टर परितोष हलदर, जो कि अंडमान निकोबार डेमोक्रेटिक कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, उनका जो कैंडिडेचर है एमपी कैंडिडेट के लिए जो 2024 में लोकसभा इलेक्शन आने वाला है, उस कैंडिडेचर को मनोज पाल जी ने सपोर्ट किया है और इन्होंने बोला है कि वो जो परितोष हलदर जी है उनको जो है सपोर्ट करेंगे और उनको जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाने के लिए अपना पूरा सहयोग देंगे। साथ ही साथ जो है कल हमको ये भी पता चला है कि मनोज पाल जी जो है बहुत जल्दी अंडमान आने वाले हैं और एक कैंपेन भी शायद अंडमान निकोबार डेमोक्रेटिक कांग्रेस की तरफ से लॉन्च होगा जो पूरे अंडमान निकोबार में चलेगा ताकि परितोष हलदर जी का जो है वो कैंपेन को किक ऑफ किया जा सके। तो मनोज पाल जी आपका वेलकम करते हैं निकोबार टाइम्स में हम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू धर्मदास। तो मनोज पाल जी हाल ही में आपने जो है जो परितोष हलदर जी हैं, जो अंडमान निकोबार डेमोक्रेटिक कांग्रेस से बिलॉन्ग करते हैं, उनका जो है कैंडिडेचर आपने सपोर्ट किया है। तो इसके पीछे क्या कारण है सर उनका कैंडिडेचर सपोर्ट करने का? देखिए, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, ठीक है, मैं डिगलीपुर से हूँ। ये ना तो रोड बनाया है, ठीक है, ना तो इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, वाटर का प्रॉब्लम है। देखिए, ये सबको पता है, कुछ छुपा नहीं है, ठीक है। फिर भी क्या है, ये लोग इतना ज़्यादा एक्चुअली ना, ये जो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, आप अगर अच्छा से देखोगे ना, तो ये लोग के पास अच्छा कैंडिडेचर है। कुलदीप राय शर्मा एक्चुअली इतना होटल बना के रखा है, इतना करप्शन है। आदमी लोगों ने वोट किया ये सोच के कोई पब्लिक के लिए कुछ काम करेगा, लेकिन कुछ कर नहीं रहा है। उल्टा ये कुछ बोल ही नहीं रहा है। देखो, ये जो बी आर अम्बेडकर स्टूडेंट लोग का मुद्दा था, ये जो गैंगरेप केस था, ये एक बात नहीं बोला है। अभी इलेक्शन आया है तो दिखाई दे रहा है। अभी ये कोई दुकान तोड़ रहा था पीबीएमसी ने, सेटलर लोग का, आप भी सेटलर हो, मैं भी सेटलर हूँ, प्री 42 ये लोगों को भी परेशान कर रहा है, ये बात नहीं बोल रहा है। मैंने रंगलाल हलदर से बात किया तो रंगलाल हलदर जी ने बोला कि ये तो बीजेपी का सपोर्ट में काम कर रहा है। आपको भी पता है बीजेपी कांग्रेस क्यों कर रहा है, क्योंकि इसका पास इतना सारा प्रॉपर्टी है। इसका जो बैंक है ना, कोऑपरेटिव बैंक पे इतना बड़ा बड़ा स्कैम है, उसको भी पता है। अगर वो बीजेपी का अगेंस्ट में दो बात बोलेगा तो उसको भेज दिया जाएगा जेल, ठीक है। आपको भी पता है, क्योंकि मुझे जो पता है, देखिए कोऑपरेटिव बैंक पे हुआ क्या है कि करोड़ों का घोटाला है। ये लोग क्या करता है कि क्योंकि वो तो मेंबर्स है ना, 12-13 मेंबर्स है, वही लोग चलाता है कोऑपरेटिव बैंक, और सारे कांग्रेस का है, ठीक है। ये लोगों ने क्या करा, ऐसा प्रॉपर्टी को लोन दिया जिसको लोन मिलना ही नहीं चाहिए। सोचिए, लोन मिलना नहीं चाहिए। सोचिए, आपका एक प्रॉपर्टी है जिसमें क्योंकि लोन देने का टाइम में क्या है कि वो बैंक उसको अच्छा से कैलकुलेट करता है, ये प्रॉफिटेबल रहेगा नहीं रहेगा। सोचिए, 50 लाख का लोन उसको सैंक्शन नहीं होता है, वो प्रॉपर्टी को 1 करोड़ का लोन दे दिया। अब वो पे नहीं कर पाया तो क्या करा, वो जब्त कर लिया। लेकिन ये जो 50 लाख एक्स्ट्रा लोन दिया है, इसका किकबैक क्या है, कुलदीप राय को मिलता है। कुलदीप राय और उसका जो मेंबर है लोग को, तो ये जो प्रॉपर्टी इसीलिए क्या है ना, और क्या है कि जो कोऑपरेटिव बैंक में जॉब भी दिया है ना, आप अच्छा से देखना, ये सारा जॉब उसी को दिया है जो कांग्रेस पार्टी का पीछे पीछे घूमता है। आपको नहीं देगा जो कांग्रेस पार्टी का पीछे नहीं घूमता है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई बिजनेसमैन को आप लोग वोट करते हो तो इसमें कोई फायदा नहीं होने वाला। वो ईडी सीबीआई लगवा देगा पीछे, और वो क्या करेगा, घूम के आके किसके लिए काम करेगा, जो सेंट्रल में गवर्नमेंट जिसका है उसके फेवर में काम करेगा। तो कांग्रेस तो बेकार हो गया। नेक्स्ट है, एक टीएसजी भास्कर को भी अगर वोट करेगा तो भी वो करेगा। और एक मुद्दा भी है, और एक मुद्दा ये है कि ये सारे एमपी से लेके पीबीएमसी से लेके जितना पॉलिटिकल कंट्रोल है, ये प्री 42 लोगों को लेकर बैठा हुआ है। ये सारे प्री 42 लोगों के कंट्रोल में है। आप भी सेटलर हो, मैं भी सेटलर हूं, नहीं हमें प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो बता रहा हूं भाई, मेरे को नहीं चाहिए एमपी इलेक्शन नहीं लड़ना है। आप कोई रांची वाला को खड़ा करो एमपी इलेक्शन में, मैं वोट करूंगा। कोई निकोबारी वाला को खड़ा करो, मैं वोट करूंगा। कोई तेलुगु वाला को, क्यों, यहां में ऐसा सिस्टम बना दिया है कि तेलुगु लोग मच्छी पकड़ेगा, बंगाली लोग खेती बाड़ी करेगा, रांची लोग लेबर का काम करेगा। कब तक चलेगा बताओ? क्यों नहीं सोचो, अगर ये लोग ऐसा, अगर कांग्रेस पार्टी इतना साफ सुथरा है, क्यों बाजार सुभाष ग्राम बाजार में एक जो कैंडिडेट जो है, क्या बोलता, प्रधान का कैंडिडेट सिंगाराम को दिया है?
सिंगाराम को नहीं, वो तमिल है, सिंगाराम को नहीं देखे, कोई बंगाली वाला एरिया में क्यों? जो देखिए एक बात सुनिए, हम ऐसा नहीं बोलता, सब बहुत कोई सोचता है कि मनोज पॉल तमिल तेलुगु इसमें अलग अलग कर, नहीं, ऐसा नहीं है। सिंगाराम, आप बताओ, अगर सिंगाराम को सोशल सर्विस करना था, उसने बताओ तुम वो क्या बोलते उसको, अरे वो पत्थर वत्थर का क्वारी क्यों खोला है, अपना अपना क्वारी क्यों खोला है? वो बिजनेसमैन है, उसको सोसाइटी का बेनिफिट के लिए कोई फायदा कोई मतलब ही नहीं है, वो अपना बेनिफिट कर रहा है, वो क्वारी खोल दिया प्रधान होने का बाद, बताओ मधुपुर में, हमें पता है श्यामल प्रधान बीजेपी का, वो क्वारी खोल दिया। अभी अगर बिजनेस में, अगर पॉलिटिशियन बिजनेस करेगा तो सोशल सर्विस कौन करेगा? आप बताओ कौन करेगा? वो तो एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट में एक बात नहीं बोलता है, इसीलिए सारा इशू यहाँ हुआ हो गया। नेक्स्ट बोलते हैं बीजेपी। बीजेपी का देखिए, बीजेपी का क्या है, पीबीएमसी में ज्यादा, सबसे ज्यादा सीट है, पीबीएमसी काउंसलर वो है। अभी आदमी को कोई बेनिफिट के लिए काम नहीं कर रहा है। आपको मैं दिखाऊंगा, मेरा पास आरटीआई है, सारा पीबीएमसी में कितना सारा इंक्रोचमेंट है, वो अंडमान के लोग नहीं कर रहे, सेटलर लोग नहीं कर रहे। आप कभी देखो, कभी कोई निकोबारी लोग पीबीएमसी एरिया में इंक्रोचमेंट कर रहा है, मेरे को दिखा दो। कभी कोई कैम्बेल बे का सेटलर लोग कर रहा है, वो दिखा दो आप। हम नहीं बोलता, देखो हम लोग बहुत पहले आए अंडमान में, हम लोग को जो बेनिफिट, जो रिस्पेक्ट मिलना चाहिए था, वो नहीं मिलता है। कल बाहर से आया वाला आदमी पीबीएमसी एरिया में इंक्रोचमेंट करके घर बना रहा है, और पीबीएमसी चुपचाप बैठा हुआ है पैसा लेके। आपको पता है प्रॉपर्टी क्या है? मेरा पास आके रिस्पॉन्स है, एक एक म्यूनिसिपल काउंसिलर का करोड़ों का प्रॉपर्टी है। आप बताइए 18-20 हजार सैलरी में या 15 हजार सैलरी में कैसे कोई 5 करोड़ का प्रॉपर्टी बना सकता है? आप एक कुछ काम नहीं कर रहा है, ये लोग सिर्फ आदमी को बेवकूफ बना रहा है। मैं बीजेपी का बता रहा हूं, बीजेपी का क्या है, बीजेपी का विशाल जॉली को कौन पसंद करता है? आप बताओ, कौन पसंद करता है? कोई पसंद नहीं करता है। अभी मोदी का नाम से वोट लिया, मोदी जीता है, पीछे मोदी जीता है सेंट्रल गवर्नमेंट में, मोदी जी एक काम किया बताओ, करप्शन छोड़ के, पूरा अंडमान, और वो भी नहीं, चुपचाप बैठा हुआ है। आप बताओ सीबीआई लगा के करे, 3000 करोड़ का कौन पैसा ले, रोड बना के दिखाए, हम वोट करेंगे मोदी को, हम आके वोट करेंगे, बनाए रोड। बताइए, रोड में जाने का नहीं, हम जाते, हमें पता है कितना तकलीफ होता है। मेरा वाइफ तो डिग्रीपुर जाना नहीं चाहता है, वो बोलता है हम नहीं जाएंगे। मेरा पापा मम्मी बोलता है कि अरे एक साल एक बार घर में आ जाया कर, हमें जाने का मन नहीं करता है क्योंकि रोड अच्छा नहीं करके। 3000-4000 करोड़ का, 300-400 करोड़ का, सॉरी 300-400 करोड़ का स्कैम है कोरल क्वीन का। एक दिन का 12 लाख 11 लाख करके देता था एक कोरल क्वीन को। जैसे ही मैंने आरटीआई डाला, कोरल क्वीन को क्या करा, वो फिर ले लिया अपना वापस। मैं उसका पिटीशन भी मैं रेडी कर चुका, मैं अंडमान में जब आऊंगा तो पीआई डाल दूंगा। क्या करूंगा बताइए? ये जब इतना पैसा, देखो मोदी अगर करप्शन के अगेंस्ट में नहीं है, वो करप्शन को सपोर्ट करता है, वो करप्शन को दो हाथ से, वो सिर्फ अदानी अंबानी के लिए काम किया, गरीबों के लिए कुछ नहीं करा। आप अच्छा से देखो, तेल को, पेट्रोल को 60 रुपए से 95 रुपीज ले लिया। वर्ल्ड इंटरनेशनल मार्केट में तेल का रेट गिर गया है, लेकिन इंडिया में तेल दे रहा है। ये तेल से फायदा किसको हुआ है? रशिया से सस्ता में तेल खरीद रहा है। ये तेल खरीद के कोई पब्लिक को फायदा हुआ है? नहीं हुआ है। फिर भी लोग कुछ को चाहे वो आईटी सेल वगैरह बना के मोदी कर रहे, गलत है ना। अरे आप कैम्बल में रहते हो, आप बताओ सामान खरीदते हो, कितना रेट ज्यादा है बताओ? फिर 10 रुपए का 50 रुपए का चीज आपको क्या करता है, वो एमआरपी चेंज कर देता है। अभी जब मैं वो दिन खरीद रहा था, बटर खरीद रहा था पुडलर में जाके, अमूल जो बटर एमआरपी 50 रुपए में बेचता है, वो मिल्की मिस्ट पुडलर में जाके 80 रुपए में बेच रहा है। आप बताओ, आपको कौन मना किया? आप अमूल का क्यों नहीं बेच रहे हो? हमें अमूल तो अच्छा ब्रांडेड कंपनी है, मिल्की मिस्ट तो नया कंपनी है। इसीलिए नहीं कर रहा है क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा लग जाता है, ठीक है। और आदमी खरीद रहा है, आदमी क्या करेगा? दूसरा ऑप्शन नहीं है। बिजनेसमैन से लेके पॉलिटिशियन से लेके सब कोई आदमी को बेवकूफ बना के खा रहा है। अभी जो गवर्नमेंट सर्वेंट में आप अगर देखोगे, देखो पॉलिटिक्स से लेके गवर्नमेंट जॉब से लेके ज्यादा से ज्यादा किसने कैप्चर करके रखा है? ज्यादा से ज्यादा कैप्चर करके रखा है प्री 42 लोग। और ये बेनिफिट किसको नहीं मिल रहा है? रांची को नहीं मिल रहा है, तेलुगु लोगों को नहीं मिल रहा है, बंगाली लोगों को नहीं मिल रहा है। इसलिए मैं उतर रहा हूं, क्योंकि मैंने क्या सोचा, जो देखो कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, जो हमारा वेल्थ है ना, जो रिसोर्सेस है सोसाइटी का, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए सबके अंडर में। वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने नहीं दे रहा है। ये पूरा क्या करे, दूध का मलाई ये लोग पी के जा रहे हैं, खा के जा रहे हैं, और नीचे जो बचा हुआ पानी मिला के दूध है वो सबको बोतल में भर भर के दे रहा है, ये पियो। तो ये गलत नहीं है। आप मेरे को एक बात बताओ, आप भी सेटलर हो, क्यों आपका जो कैम्बेल बे का सेटलर लोग है, ये लोग के लिए भी जो सेटलर एक ज्वाइंट जो है रिजर्वेशन बनाया कि ये लोग को 15% है। क्यों सेपरेट रिजर्वेशन? और 42 को एनिम्स का सीट में, एमबीबीएस सीट में इतना सारा रिजर्वेशन क्यों दिया गया, जबकि उन लोगों का पॉपुलेशन कम है? मैं आपको बता, जो प्री 42 था ना 1947 में, इंडिया फ्रीडम होने का बाद मेजोरिटी मेनलैंड शिफ्ट हो गया था, और जो बचा हुआ है अंडमान में बहुत कम था,
30,000 कुछ था, मैं सही बात बोल रहा हूँ। उसमें से 1947 का रिकॉर्ड, उसका हिसाब से 15-20, मैंने जो डाटा निकाला 10-15 हजार भाग के चला गया। उसमें से 10-15 हजार था जो मेनलैंड से गया वाला, वहां का लोकल प्रीफर टू से शादी करके वो मिक्सअप वाला है। तो वो लोग को इतना रिजर्वेशन क्यों जरूरत है? तब की जहां भी वो लोग पोडलर में पढ़ाई करते हैं, अच्छा एजुकेशन मिला, कार्मल स्कूल वगैरह में अच्छा स्कूल में पढ़ के वो लोग अच्छे एजुकेशन भी मिला, रिजर्वेशन का बेनिफिट भी मिला, वो लोग को गवर्नमेंट जॉब मिल गया। रांची लोग जो रिमोट एरिया में रहता है, वो लोग को कौन सा रिजर्वेशन है बताइए? जंगल में रहता है, खेती बाड़ी करता है, कोई रिजर्वेशन नहीं है, बंगाली को नहीं है। तो रिजर्वेशन का बेनिफिट देखो, आज असली में क्या है, आज सोशल मीडिया है, आदमी कांग्रेस बीजेपी ये सोच रहा है कि आज भी आदमी बेवकूफ है, कुछ भी करके बेवकूफ बना के इलेक्शन जीता जाएगा। आज से आगे से ऐसा नहीं होगा। सर, जो रिसेंट आपका जो ट्वीट्स है और जो रिसेंट आपका स्टैंड रहा है, उसको लेकर कई लोग जो हैं अब ये कहने लगे हैं कि अंडमान निकोबार का जो सोशल फैब्रिक है, जिसमें एक तरह का हार्मोनी बना रहता है डिफरेंट लिंग्विस्टिक ग्रुप्स के बीच में, डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स के बीच में और कास्ट के बीच में, तो ये जो अभी आप बंगाली का एक बंगाली को सपोर्ट करते हुए जो है एक अलग टाइप का पॉलिटिक्स अंडमान में इंट्रोड्यूस कर रहे हो, जिसमें जो है बंगाली एरिया के लिए आप स्पेशल प्रिविलेजेस और बंगाली के लिए एक सेपरेट रिजर्वेशन, जो बाकी सेटलर से हट के एक रिजर्वेशन, ये सब की मांग कर रहे हो। इससे लोगों का कहना है कि एक सोशल फैब्रिक को अंडमान निकोबार का डैमेज करेगा और एक पर्टिकुलर जो है अंडमान निकोबार में, क्योंकि ऐसा एक हार्मोनी बना हुआ है सारे ग्रुप्स के बीच में, वो हार्मनी को डैमेज कर सकता है। तो इसके बारे में सर क्या कहना है? क्यों ये डिविजिव टाइप का पॉलिटिक्स जो है वो जो है आप अंडमान में इंट्रोड्यूस कर रहे हो, या ये डिविजिव पॉलिटिक्स को जो है आप एक पर्टिकुलर जो कम्युनिटी है, बंगाली कम्युनिटी, जो कि मेजॉरिटी पॉपुलेशन बंगाली कम्युनिटी का है अंडमान में, ऑलमोस्ट 2011 के सेंसस के हिसाब से 28.45 यानी 28.5% के आसपास जो है बंगाली कम्युनिटी का पॉपुलेशन। तो इसको सपोर्ट करते हुए पॉलिटिक्स करने का मतलब क्या आपका मतलब तर्क है? और इससे क्या आपको नहीं लगता कि सच में अंडमान का जो सोशल हार्मनी है उसमें जो है कुछ मतलब गड़बड़ आएगा या वो डिस्टर्ब होगा? देखिए, सोशल फैब्रिक, ये जो मिनी इंडिया कौन बोल रहा है बताइए? जिसको करप्शन से बेनिफिट मिल रहा है, जिसको करप्शन से बेनिफिट मिल रहा है, वो बोल रहा है कि सोशल फैब्रिक खराब हो रहा है। आप एक बात बताइए, आप जाइए कैम्बल वे में, घर घर में ढूंढिए और पता करिए कितना परसेंट कैम्बल वे का जो पब्लिक है वो गवर्नमेंट जॉब में है। आपको क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि आपने कैम्बल वे में मेजोरिटी जो बंदा है, जो डिग्लीपुर कैम्बल वे में, देखिए बेसिक स्कूलिंग एक बहुत बड़ा इशू होता है। आपका बेसिक स्कूलिंग जो 10 तक वो कैम्बल वे में ही हुआ है ना। बेसिक स्कूलिंग जिसका भी कैम्बल वे में, डिग्लीपुर में, ये सब रिमोट एरिया में हुआ है, वो सफर कर रहा है, उसको रिजर्वेशन का जरूरी है। यहाँ में पोर्टलर में फेक ओबीसी सर्टिफिकेट बना के, फेक प्रीफर टू सर्टिफिकेट वगैरह बना के ये लोग गवर्नमेंट जॉब ले रहा है, और वो लोग बोल रहा है कि ये सोशल फैब्रिक के लिए एगेंस्ट है, मिनी इंडिया बोल के। अरे जब मिनी इंडिया जब आप बोल रहे हो, तो क्यों आप खड़ा नहीं हो के आप बोल रहे हो कि, आप एक बात बताओ, जो बोल रहे हैं आप उसको बैठाइएगा मेरे सामने और उसको पूछिएगा कि जब मिनी इंडिया सोशल फैब्रिक का बात कर रहे हो, जब एनिम्स में रिजर्वेशन बंगाली जो सेटलर लोगों को रिजर्वेशन नहीं दिया गया, तो तब आप कहां थे? आप क्यों नहीं बोल रहे थे? तब वो लोग को ये पूछिएगा, जब आप मिनी इंडिया में सोशल फैब्रिक खराब करने का बात करने का बोल रहे हो, जब डिग्रीपुर एरिया में रोड नहीं बनाया, जब स्कूल जाने का बस नहीं है, जब टीचर नहीं है सरकारी स्कूल में, तब आप क्यों नहीं बोल रहे थे? तब तो बात आपका चुप था। जब हम लोग को राइट्स को सप्रेस किया गया, हमारा बच्चों को स्कूल में टीचर नहीं दिया गया, जब आप बोलने लगे, तब आप लोगों को याद आ गया कि मिनी इंडिया, तब आप लोग को सोशल फैब्रिक खराब करने का। हम तो बोलते हैं कि रांची लोगों को भी, मैं जो बंगाली लोगों के लिए कर रहा हूं, ये तो रांची लोगों को भी अलग से करना चाहिए। आप एक बात बताओ, अगर ये लोग मिनी इंडिया ये सबको एक साथ लेके काम करने के लिए इतना इच्छुक है, तो पीबीएमसी में क्यों तेलुगु कैंडिडेट कम है? क्यों रांची कैंडिडेट कम है? क्यों बंगाली कैंडिडेट एक भी नहीं? आप बताइए। जब आप तो मानते हो ना बंगाली 30-40% है अंडमान में, ये 2011 का सेंसस, अभी का सेंसस में और भी ज्यादा हो सकता है, कम नहीं। तब आप बताओ क्यों कोई बंगाली लोगों को एक भी सीट नहीं है? ये रिसेंट 2021-22 का जो इलेक्शन हुआ था पीबीएमसी में, ये लोग टिकट ही नहीं देता है। आप एक तरफ तो बात करते हो मिनी इंडिया, सोशल फैब्रिक का, अच्छा से एक साथ रहने का, और दूसरा तरफ जो आदमी एजुकेटेड नहीं है उसको अपना राइट दे नहीं रहे हो, उसको अपना बराबरी में बैठाता भी नहीं है। आप एक बात बताओ, कितना परसेंट जो होटल है पोर्टलर में,
होटल में मेजोरिटी आपको प्री 42 का दिखेगा। क्यों रांची लोग का नहीं है, मैं बताऊं, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, हम तो बोल रहे हैं रांची लोग को भी दो, मैं तो बोल रहा हूं कि तेलुगु वाला को भी दो। क्यों तेलुगु लोग क्यों मच्छी पकड़ेगा, आप बताओ, तेलुगु लड़की लोग क्यों दुकान में काम करेगा, रांची लोग क्यों दुकान में काम करेगा। आप जाके देखो, होटल में जाओ, पोडलर में, होटल में आपको दिखेगा होटल का ओनर प्री 42 नहीं तो बाहर से, और जो काम कर रहे हैं रांची नहीं तो बंगाली लोग। बताओ ये लोग पाप किया है क्या, ये लोग पाप किया है। इसीलिए मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो वो सोशल फैब्रिक खराब हो, मैं तो बोल रहा हूं अगर मैं उतर गया ना, ये तेलुगु लोग भी मेरे को सपोर्ट करेगा, रांची लोग भी मेरे को सपोर्ट करेगा। 7% प्री 42 का पॉपुलेशन है अंडमान में, एलजी ऑफिस से लेके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट तक करता है। मतलब आप तो बंगाली लोग करते हैं, 30% बंगाली बोला भी नहीं कि हमारा राइट को मारा। अगर आप देखना जो बाबा हुआ था ऋषि 42, ये जो लड़का है, ये कोई होटल का मालिक है, ठीक है, रिंकू, ये 42 है। आप बताओ प्री 40 लोगों ने एक नियम है वो किया गया एरिया में, क्यों तेलुगु लड़कों को नहीं लगाया, बताओ बीजेपी क्यों नहीं दिया गया। और कांग्रेस अगर आ जाके बोलता है भैया देखो हमारे यहाँ इंडिया मनोज पर खराब कर रहा है, मनोज पर सोसाइटी खराब नहीं कर रहा है, जो गरीब है उसकी बात करता है, कोई मैं उसके लिए नहीं कहूं, कोई रांची वाला बता दे, कोई तेलुगु वाला बता दे, बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन, गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट पूछा था बताओ बंगाली लोग का, आप कोई बोलते बंगाली होटल होगा एक या दो, या तो बाहर से आया होगा, गवर्नमेंट होगा, कैसे जैसे लिया होगा। ये 4 क्लास ए गवर्नमेंट जॉब है, उसमें जाके वाला। अगर पोडलर में अगर जमीन इंक्रोचमेंट हुआ है, आप जाके मेरा पूरा लिस्ट है, आप मैं पोडलर आऊंगा तब मुझे मिलिएगा, मैं आपको दिखाऊंगा कितना। आप एक बात बताइए, अगर ये लोग मिनी इंडिया का बात करता है तो आप पीबीएमसी में जाके देखो कितना शॉप बंगाली, कितना शॉप रांची और कितना शॉप तेलुगु वाला लोग का है। दिखा दो मेरे को, आप मेरे को दिखा दो, मैं आके ढूंढ के, मैं आके भाई मैं पूरा लिस्ट लेके घूमूंगा आपके साथ में। क्यों नहीं है मिनी इंडिया बोल के सिर्फ पीपल के लिए काम करेगा, तमिल लोग के लिए काम करेगा, जो बाहर से आए उसके लिए काम करेगा। ये बेवकूफ बनाने का मशीन पर बना हुआ है। देखिए ये बार इलेक्शन में ये सबको मैं ये बता देता हूं, आप कितना भी कोशिश कर लो, बीजेपी कांग्रेस ये सब नहीं चलेगा। ये बार वही चलेगा जो आदमी गरीब है उसके लिए पब्लिक काम करेगा, और नेता भी वही बनेगा। किसको सीट मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, हिंदू मुस्लिम करवा रहा है बीजेपी वाले, देखो कैसे करवा रहा है। रोड नहीं है, हमको पता। आप एक बात बताओ, मेरा पापा 80 साल उम्र का है, कैसे वो रोड में ट्रैवल करेगा, वहां से पोडलर रहेगा, अगर इमरजेंसी हो गया तो। दिगलीपुर में तो हॉस्पिटल सही नहीं है। अब ये मिनी इंडिया किसको बेनिफिट कर रहा है, प्री 42, इसीलिए वो लोगों को परेशानी है, और किसी को परेशानी नहीं है, तमिल वालों को परेशानी है। सर और एक जो क्वेश्चन उठ रहा है वो ये क्वेश्चन उठ रहा है कि रिसेंटली जो है आपने एक क्यूआर कोड भी शेयर किया, और अंडमान निकोबार डेमोक्रेटिक पार्टी का जो अकाउंट नंबर वगैरह भी शेयर किया, और एक फोन नंबर भी शेयर किया, जिसमें जो है आपने डोनेशन जो है एक्सेप्ट करने का बात कहा। तो वो तो ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज तो डेफिनेटली डोनेशन ले ही सकती है पब्लिक से, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन एक ट्वीट आया था आपका, और उस ट्वीट में ये लिखा गया था कि जो लोग जो ग्रुप ए और बी पोस्ट में हैं बंगाली कम्युनिटी के, अगर उनको जो है अगर वो कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं तो उनका नाम जो है पब्लिकली जो है मैं पब्लिकली शेयर किया जाएगा, और 5 कुछ डेट आपने दिया था, इतना सितंबर तक आप लोग डाल दो तो जो है हम लोग जो है आपका नाम नहीं शेयर करेंगे, आपका मतलब आपको फोन नहीं करेंगे, ऐसा आपने जो ट्वीट में लिखा था। तो उसको लेकर एक तरह से कंट्रोवर्सी है, लोगों को लग रहा है कि ये क्या अब मतलब एक मतलब थ्रेटनिंग मोड में जा रहा है, या किस तरह से, मतलब क्या कंटेंशन था आपका उसका पीछे, उस ट्वीट का पीछे, क्योंकि लोग जो है लोगों को लग रहा है कि ये मतलब एक तरीके से जो है हर उस बंगाली ऑफिसर को जो बंगाली ऑफिसर अच्छे पोस्ट में है, ग्रुप ए ग्रुप बी पोस्ट में है, उनको एक तरह का मतलब थ्रेटनिंग मैसेज दिया जा रहा है कि आप हमें सपोर्ट करो। बोलिए क्या है मतलब क्यों इस तरह का ट्वीट मतलब आया था आपके उससे, मतलब देखिए वो ट्वीट देने का मतलब ये था कि देखो बंगाली लोग को, तुमको ये हम तुम्हारा सोसाइटी के लिए कर रहा है, ठीक है, मैं भी तो दिल्ली में, मेरे को तो 10-15 हजार रुपए खर्चा करके मैं आ रहा हूँ ना, मिनिमम 15-20 हजार रुपए खर्चा करके आ रहा हूँ ना। ये बोलने का मतलब ये थ्रेट नहीं है, ये है कि तुम्हारा कम्युनिटी का काम है और तुम्हें कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा।
देखो प्री 42 ने बना दिया लोकल एसोसिएशन, आपको मालूम है सबका ये बना, जो है तेलुगु एसोसिएशन है, वो एसोसिएशन है, सबका है। लेकिन बंगाली लोग क्या है ना, ये जो ग्रुप में बंगाली लोग को मैं बताऊं क्योंकि मैं बंगाली हूँ, जब ये लोग को गवर्नमेंट जॉब मिल जाता है ना, ये लोग को पंख आ जाता है। ये लोग अपने आप को क्या सोचता है कि हम वो बंगाली में से आते ही नहीं है जो गरीब है। ये लोग अपने आप को ऐसा प्रिटेंड करता है। अगर कभी आप बंगाली, कभी अगर तहसीलदार ऑफिस डिग्रीपुर में जाओगे ना, ये लोग बांग्ला में बंगाली लोगों से बात भी नहीं करता है। ये जो बोल रहा है ना अभी कल्चर बचाने का, ये बचाने का ज्यादा ज्यादा बात करते हैं ना, ये लोग को मैं बता रहा हूँ, ये लोग बंगाली लोगों से बात भी नहीं करता है। मैं आपको बता रहा हूँ, फील्ड में बता रहा हूँ, जो मेरे को फीडबैक मिला है, और मैं खुद बंगाली हूँ, मैं डिग्रीपुर का, मैं जानता हूँ। ये लोग सोचता है कि ये जो कम्युनिटी है, ये जो बंगाली लोग जो गरीब है, ये अलग ही है ना, तो हमारे घर के पास है। तो ये अगर बंगाली में से जो सोचता है ये और ग्रुप में, तो ये लोग के लिए धमकी सोचो या क्लियर मैसेज सोचो। आपको आपका कम्युनिटी मीटिंग में आना पड़ेगा। आपका कम्युनिटी, मैं तो आपको ये बोला हूं, मैं तो पहले आपको जब आप एक्चुअली क्या ना, वो वीडियो में शेयर करता हूं, मैंने तो ये बोला कि बंगाली कम्युनिटी में से जो भी पंचायत का मेंबर है, बीजेपी का मेंबर हो जाए या बीजेपी का प्रधान हो जाए, हमारे ग्रुप में आके कंट्रीब्यूट नहीं करेगा और हमारे साथ नहीं करेगा, ये लोग हम लोग सोशली बॉयकॉट कर देंगे। ना तो कोई ये लोग का घर में अगर कोई मर जाए तो बंगाली कम्युनिटी से ना तो ये लोग का घर में कोई जाएगा। अगर ये लोग का कोई शादी भी हो, कोई बंगाली अगर किसी को इन्वाइट करेगा तो ये लोग का घर में जाएगा। और ये लोग को सोशली, ये लोग अगर दुकान है तो कोई बंगाली लोग इसका दुकान से खरीदेगा भी नहीं। हम बंगाली कम्युनिटी एरिया में मैं ऐसा भी करने जा रहा हूं, क्योंकि अगर ये लोग हमारे लिए नहीं कर सकता, देखो ये लोग बीजेपी बीजेपी कर रहा है, ये लोग अपना कम्युनिटी का रिजर्वेशन के लिए फाइट नहीं मार रहा है, ये लोग अपना बच्चों के लिए नहीं करना चाहता है, तो आप बताओ उसको बंगाली बोलने का भी कोई हक नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि बंगाली में नहीं, ये हर एक कम्युनिटी में होना चाहिए। ये लोग अपने आप को अलग ही क्लास समझने लगा है। ये लोग सोच रहा है कि मेरे को गवर्नमेंट, ये लोग ये नहीं सोच रहा है, ये हुआ था जब ब्रिटिशर्स लोग इंडिया में आया था तब भी ऐसा हुआ था। कुछ कुछ इंडियंस है, ये लोग क्या करता था, ब्रिटिशर्स लोग को चाटता था, ये लोग सोचता है ये लोग तो गरीब है, ये लोग को क्या फर्क पड़ता है, ऐसा करके। इसीलिए मोपला मोपला जो रिबिलियन हुआ था ना केरला में, वो भी ऐसा ही हुआ था। ये लोगों ने बाद में क्या किया, ब्रिटिशर्स लोग और वो लोग का घर में अटैक वगैरह करता था। क्यों करता था? क्योंकि ये लोग ब्रिटिशर्स लोग के साथ में रह रह के ये लोग ये सोचता था कि ब्रिटिशर्स लोग तो अपना आदमी है। लेकिन तब साउथ अफ्रीका में जब ये लोग जो महात्मा गांधी को जब ट्रेन से फेंक दिया कि बोला अरे तुम भी तो काला है, अभी ये लोग जब क्या करते हैं, आईएएस ऑफिसर लोग, नहीं तो जो पोर्टलर का पॉलिटिशियंस है, ये बंगाली लोग जो लोकल एरिया में जो है ना, रिमोट एरिया में, ये लोग वो लोग के लिए काम करता है। ये लोग ये नहीं सोच रहा है कि अरे बंगाली लोगों के साथ कितना हार्म हुआ है। एक्चुअली जो पोर्टलर में जो जमीन है ना, वो बंगाली लोग को मिलना चाहिए था। आपका जो कैम्बेल में जो सेटल करा है वो लोग को मिलना चाहिए था, क्योंकि एक सेकेंड घर हो पोर्टलर में कि घर है, अगर आप ट्रीटमेंट से आए तो पोर्टलर में भी एक आपका घर रहे, तो वो लोग को नहीं दिया, वो लोग बाहर का आदमी लोग के लिए दिया। और यहाँ का ये लोग क्या है कि बंगाली लोग कुछ बोला, कभी नहीं बोला। आप बताओ एनीम से रिजर्वेशन बंगाली लोग को नहीं दिया, आप मेरे को दिखा दो कि एक ए और बी क्लास ऑफिसर जिसको पता है, एजुकेटेड है, वो एक आवाज उठाया करके। जब आप खुद नहीं कर रहे हो हमारे कम्युनिटी के लिए, जब हम कर रहे हैं, अगर आप कंट्रीब्यूट भी नहीं करते हो तो ये गलत है। और इसके लिए एक पनिशमेंट है कि आपको पैसा, मैं तो सोचा कि अलग हर एक ग्रुप ए और बी ऑफिसर से 5-5 हजार करके लूंगा मिनिमम। मैंने वो बोला नहीं क्योंकि मुझे भी लगा कि नहीं चलो इतना प्रेशर नहीं आना चाहिए, क्योंकि सबके घर में 4-5 बच्चे हैं, 3-4 बच्चे हैं, फैमिली मेंबर्स है। तो मैंने बोला कि आप एक्चुअली जनरसली कंट्रीब्यूट करो। आप कंट्रीब्यूट भी नहीं, आप इसको थ्रेट सोचो और दूसरा कुछ सोचो, इसमें फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं अपना 100% दे रहा हूं, मैं भी एक्सपेक्ट करता हूं कि आप एक्चुअली एटलीस्ट 10% आपका कंट्रीब्यूट करो। आप वो भी नहीं करना चाह रहे हो। अरे आप नहीं लग रहा कि बंगाली देखो कम्युनिटी में इतना हार्म हो गया, इतना हार्म हो गया। आज का डेट में बंगाली स्कूल में टीचर भी नहीं है। आप जाके देखो कैंपबेल में भी स्कूल में टीचर नहीं है। क्या आप बताओ, अगर उसके लिए भी अगर ये अपना कम्युनिटी होके अपना कम्युनिटी के लिए इतना नहीं कर सकते, 500 से 1000 रुपए कंट्रीब्यूट कर दे? बताओ, ये थ्रेट नहीं है। मैं तो बोल रहा हूं, देखो मैं अपना दिल से करता हूं और दिल से बोलता हूं। आपको तो सोच के इसको थ्रेट नहीं मानना चाहिए, इसको मानना चाहिए कि हाँ मेरे को अपना कम्युनिटी के लिए इतना सा मेरे को करना चाहिए। बस मैं तो ये मान रहा हूँ। सर और एक आपसे क्वेश्चन पूछना चाहेंगे। अंडमान निकोबार में एक जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का सीट है पूरे अंडमान निकोबार जी आइलैंड्स। जी जी जी। हमारा पॉपुलेशन भी कंपैरेटिवली जो है बाकी स्टेट से बहुत कम है, कुछ यूनियन टेरिटरीज से ही ज्यादा हमारा जो पॉपुलेशन है, काफी छोटा जो है हमारा पॉपुलेशन है। और आपको क्या लगता है, क्या ये एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो सीट है, अगर आप लोग जीत जाते हैं तो कोई डिफरेंस ला सकेंगे? क्योंकि आज अंडमान में ऐसा हो गया है, लोगों के मन में ये आ गया है कि
एमपी कोई भी बने यहाँ पर जो है किसी तरह का मतलब जो है डिफरेंस आएगा नहीं, क्योंकि किसी को फर्क पड़ता नहीं कि अंडमान में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। बिकॉज यहाँ पे जो है लोकल स्टेट असेंबली नहीं है, प्रदेश काउंसिल नहीं है, किसी तरह का लोकल पॉलिटिकल सेटअप ऐसा नहीं है कि मेजर पार्टीज का ध्यान यहाँ पर बहुत ज्यादा जो है आकर्षित हो सके। तो सबको ये लग रहा है आज कि ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का सीट किसी को भी जाए तो इससे मतलब कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि आपने रिसेंटली देखा होगा 100% जॉब रिजर्वेशन को लेकर अभी जो कुलदीप राय शर्मा है हमारे भी प्रेजेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने एक जो है प्राइवेट मेंबर बिल प्रेजेंट किया। कई चीजों को लेकर जो अंडमान के इश्यूज है उन्होंने प्राइवेट मेंबर बिल प्रेजेंट किया, लेकिन फर्क जो है कुछ पड़ा नहीं, क्योंकि वो जो है ऑपोजिशन के एमपी हैं। और आज तक ऐसा हुआ नहीं है पार्लियामेंट में कि प्राइवेट मेंबर बिल जो है वो कभी जो है किसी ऑपोजिशन एमपी का पास हो जाए। तो इसके बारे में क्या करें? क्या आपके पार्टी से जीत कर आने पर एमपी कोई डिफरेंस क्रिएट कर पाएगा अंडमान निकोबार आइलैंड्स में? देखिए, होता क्या है ना, मैं आपको बता रहा हूँ क्या सिस्टम है। एक्चुअली क्या ना 370, 371, 370 ये जो स्पेशल प्रेफरेंसेस वगैरह दिया ना जम्मू कश्मीर, नागालैंड, मणिपुर, नॉर्थ ईस्ट स्टेट को, आपको ना बहुत सारा आर्टिकल है, आपको पढ़ना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन। 370 है, 371 है, 370 के ऐसा करके है। इसमें क्या है ना, ये लोगों ने क्या करा, लोकल जो नीचे का जो आदमी है वो लोग को पावर दिया है कि वो लोग डिसाइड करें कि वो लोग को कैसा चीज चाहिए, रोड कैसा चाहिए, इतना पावर दिया। ये लोग को सेंट्रल गवर्नमेंट फंड भी करता है, सिर्फ अंडमान छोड़ के। अभी एक बात बताइए, 2009 से शायद 3 बार बीजेपी का एमपी बना सेंट्रल गवर्नमेंट में भी। आप देख लो 2014 से 2023 तक अभी तो बीजेपी का है। ये बीजेपी का 2009 से 2019 तक बीजेपी का एमपी था। एक्चुअली हुआ क्या है, अंडमान में जो भी एमपी आज तक हुआ है ये लोग एजुकेटेड नहीं है, ये डमी एजुकेटेड है। डमी मतलब आप समझ लो, डमी मतलब ऐसा एजुकेशन जो अपने राइट के लिए भी वो फाइट नहीं मार सकता, दूसरा का राइट के लिए क्या फाइट मारेगा बताइए। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, देखिए कभी भी आप अगर एक प्राइवेट मेंबर बिल डालते हो तो ऑपोजिशन पार्टी को पूरा आपको क्या है कि संगार में लेना चाहिए। जैसा सोचिए बीजेपी, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, शुरू से 2009 से 2014 से था, 2014 का बाद बीजेपी था। अगर विष्णुपदो राय एमपी बना है, विष्णुपदो राय को अगर सही में नॉलेज रहता, वो क्या करता, सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलता कि एक काम करो, देखो आप को स्पेशल प्रेफरेंस दो, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा अंडमान में यूथ है और यूथ के एस्पिरेशंस है, ये लोग डेमोक्रेटिक सेटअप में जीना चाहता है। ये लोग ऐसा आप दबाव बना के ज्यादा देर लोगों को रख नहीं पाओगे, ठीक है। तो ये क्या कर सकता था, देखो प्राइवेट मेंबर का बिल कब होता है, जब ऑपोजिशन पार्टी का एमपी फाइल करता है, ठीक है, पार्लियामेंट में, तब उसको बोलता है प्राइवेट मेंबर बिल। और गवर्नमेंट जब बिल करता है, तब गवर्नमेंट जब पावर में रहता है, अगर गवर्नमेंट ही करता है तो उसको क्या है, वो एक्ट जल्दी बन जाता है, इजीली पास हो जाता है। लेकिन यहां में जानबूझ के क्या करा, विष्णुपदो राय कुछ भी नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि विष्णुपदो राय को घंटा फर्क नहीं पड़ता उसको ये सबसे। और ये क्या है, लोकल आदमी जानता नहीं है, क्योंकि अंडमान में देखो, अभी मैं इसीलिए इंफॉर्मेशन शेयर करता हूं कि अंडमान का आदमी ये सब चीज जानता नहीं है, इसीलिए क्या करता है, किसी को भी वोट कर देता है। और ये कुछ कर रहा है नहीं कर रहा है। अभी आप बताओ, ये जो कुलदीप राय को वोट जिता के, कुलदीप राय को क्या करना था, वो जो ऑपोजिशन पार्टी का एमपी है, सबको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था, वो कॉन्फिडेंस में नहीं ले पाया, क्योंकि वो बात ही नहीं कर पाता है ना। अरे बात ही नहीं कर पाता है। देखो लॉजिक से आप अगर किसी से बात करोगे, कन्विंस करने का कोशिश करोगे तो हो जाएगा, अगर लॉजिक से बात नहीं करोगे कैसे होगा। और दूसरा बात यह है, आपको क्या है कि अभी भी बीजेपी का जितना भी मेंबर है ना, ये आज का डेट में एप्लीकेशन दे सेंट्रल गवर्नमेंट को, अगर 1 महीना में आप स्पेशल जो प्रेफरेंस नहीं दिया, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन जिसको बोलता है, जो लोकल आदमी डिसाइड करेगा कि कौन सा आईएएस ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट में रहेगा, कौन सा आईएएस ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट में नहीं रहेगा, इस तरह का पावर आप दे देगा, तभी हम बीजेपी को ज्वाइन करेंगे। नहीं तो बीजेपी का मेंबरशिप से हम लोग हट जाएंगे परमानेंटली। ऐसा एक नोटिस बना के दे दे, 1 महीना में अंडमान का पॉलिटिक्स चेंज हो जाएगा। ये क्यों नहीं करता है, क्योंकि ये जो छोटू पोटू नेता लोग हैं, ये अपना पॉकेट भरने में लगा हुआ है, ये लोगों को सोसाइटी का बेनिफिट से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एलजी का मतलब क्या है, लेफ्टिनेंट गवर्नर इज एन एडमिनिस्ट्रेटर, ही इज नॉट गवर्नर, वो एडमिनिस्ट्रेटर है, इट इज रूल्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और प्रेसिडेंट को कौन बोलता है, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर को तो कोई घंटा फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो देखता है कि बिहार में 40 सीट है और यूपी में 80 एमपी का सीट है, वो दोनों सीट में लगा पड़ा है, उसको 1-2 सीट से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अंडमान का आदमी को समझाए कौन, आपको समझ में देख फर्क पड़ता है। ये एक एमपी भी बहुत
सर देखो एमपी क्या करता है, मेलैंड में बता रहा हूँ, एमपी क्या करता है, पीएल वगैरह डालता है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में पीएल वगैरह डालता है कि 100% रिजर्वेशन दो। एमपी अगर डालता है और मैं और अगर आप डालता हूं, वह कोई वकील डालता है, जज अलग अलग तरीका से देता है, क्योंकि आप और हम डालते हैं तो कॉमन सिटीजन है, उसको तो इंटरेस्ट लेगा नहीं। वकील जाता है लेकिन वो वकील सोचेगा रहे उसका कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट होगा। लेकिन अगर कोई एमपी पीआई डालता है तो उसको अलग से लेता है। आप बताओ कोई एमपी आज तक पीआई डाला? घंटा फर्क नहीं पड़ता, इलेक्शन आ गया, अभी फुटबॉल खिलाएगा, क्रिकेट खिलाएगा, क्रिकेट मैच खिलाएगा, उल्टा पुल्टा भाषण देगा, आदमी को बोले हम काम करें, वोट लेगा, भाग जाएगा। तो आदमी नहीं समझ रहा है ना, तो आदमी की गलती है, एमपी की गलती नहीं। एमपी तो बेवकूफ बना रहा है, वो 2-2.5 लाख रुपए सैलरी ले रहा है, क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है आदमी के लिए। देखो ये सब चीज होता है, आपको पब्लिक का सर्विस के लिए दिल से आवाज आना चाहिए, आपको इंटरेस्ट आना चाहिए, आपको टाइम और रिसोर्सेज खर्चा करना चाहिए। उन लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं है। और रहा बात दूसरा, जैसा देखो यूटी अलग अलग तरीका का है, लद्दाख भी एक यूटी है, लद्दाख में जाके देखो रोड है, क्यों बना रहा है? और अंडमान निकोबार जो नेबरिंग कंट्रीज जो है, ये क्या इंटरनेशनल बॉर्डर में आता है, इसमें तो रोड बनना ही चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए, इसमें क्यों नहीं बना रहा है? इसीलिए नहीं बना रहा है कि पूरा पैसा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने NH4 को अपने हाथ में लेके पूरा पैसा दबा दिया है कंट्रेक्टरों के पास। और दूसरा क्या है, मैं आपको बता रहा हूं, जैसा दिल्ली है, दिल्ली में क्या है, लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस, लैंड सब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है, लेकिन जो बेसिक सर्विस है वो केजरीवाल का पास है। आप ऐसा कर दो ना अंडमान को, ऐसा एक सेंट्रल, देखो 6 लाख पॉपुलेशन से कम सिक्किम में भी है, लेकिन सिक्किम भी स्टेट है, क्यों बनाया? क्योंकि सिक्किम का आदमी अपने राइट के लिए फाइट मारना जानता है। बहुत सारा सिटी है जहां में स्टेट, मुझे लगता है कि ये पौंडीचेरी का भी बहुत ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है, लक्षद्वीप का भी नहीं है, लेकिन वो सब जगह में काम हो रहा है, क्योंकि वो सब का आदमी लोगों के अंदर में अवेयरनेस है। अभी करना क्या चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलना चाहिए आप एक स्टेट बना दो, ऐसा स्टेट जहां में पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, फिर आपको लैंड, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट का पास रहे। जो बेसिक सर्विस है, जैसा रोड बनाना, फिर आपको जो बेसिक सर्विस में आता है हॉस्पिटल का, फिर आपको एग्रीकल्चर का, ये सब लोकल आदमी को पावर दे दो, लोकल आदमी डिसाइड करे उसको कैसा चाहिए, तब जाके पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज होगा। नहीं करता है जानबूझ के, क्यों करेगा? क्योंकि नहीं करता है इसीलिए क्योंकि अंडमान का आदमी को क्या है कि फर्क नहीं पड़ता। ये लोग को क्या है कि ज्यादा से ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, एक्चुअल एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन है वो ऐसा एजुकेशन है जिसमें वो खुद अपने लिए कुछ कर नहीं सकता और दूसरे के लिए क्या करेगा, ऐसा एजुकेशन है, उसमें कुछ होने वाला नहीं है। आप समझे? जब तक एजुकेटेड आदमी को, आप एक बात बताओ, कितना पीबीएमसी में, अगर पीबीएमसी में काउंसलर का दिया है, कितना उसमें ग्रेजुएट को टिकट दिया है, आप पता करो। नहीं दिया है, नहीं दिया है ग्रेजुएट को टिकट, इसीलिए नहीं देता। पंचायत में भी जाके 5 पास 8 पास आदमी पंचायत में प्रधान बन के बैठा हुआ है। क्यों कोई एजुकेटेड आदमी को नहीं देता है? इसीलिए नहीं देता है क्योंकि ये लोग सोचता है कि एजुकेटेड आदमी आए ही ना, इसीलिए देता है। तो सर ये क्वेश्चन आप ही के जो आंसर से जो है मैं पूछ रहा हूँ कि आपको क्या लगता है कितने जो एजुकेटेड लोग हैं वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहते हैं? क्योंकि आज का जो यूथ है वो यूथ देखा जा रहा है कि मैक्सिमम जो यूथ है वो पॉलिटिक्स से जो है वो दूर ही भाग रहे हैं, और जो ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है ना, उनका वो अपने पार्टी के आइडियोलॉजी में जो है बंद के रह जाते हैं, फिर वो पार्टी का आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं और क्या सही है क्या गलत है उसको देखते नहीं। और बाकी जो लोग हैं वो या तो बिजनेस के साइड जा रहे हैं या तो जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, पॉलिटिक्स में कोई आना नहीं चाहता। और इसका पीछे रीजन भी यही है कि पॉलिटिक्स में जो है अंडमान निकोबार में करियर ग्रोथ जो है किसी को दिखता नहीं। एक प्रधान जो है प्रधान बन के रह जाएगा, ज्यादा से ज्यादा वो जिला परिषद अध्यक्ष बन जाएगा। एमपी के लिए एक सीट है और एक सीट के लिए मारामारी है। तो पॉलिटिक्स में यूथ क्यों आए? क्योंकि अभी देखा जा रहा है जितने भी लोग हैं सब एजेड लोग जो है वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, या तो मिडिल एज लोग जो है वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जो यूथ है वो कभी पॉलिटिक्स में, और पॉलिटिक्स को एज अ करियर तो बना नहीं सकते। प्रधान का सैलरी जो है 5,000 रुपए से भी शायद कम है, जो ऑनरेरियम उनको पे किया जाता है। तो वो एक प्रधान का पोस्ट लेके, इतना जिम्मेदारी लेके, एक यूथ जो है 5,000 रुपये अगर कमाएगा तो फिर मतलब क्यों जाना चाहेगा मतलब पॉलिटिक्स में? ये सब एक क्वेश्चन उठता है। तो आपको क्या लगता है क्यों यहाँ का यूथ जो है वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करे, या अच्छे लोग जो है पॉलिटिक्स में आएंगे? नहीं देखिए, असली में क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए आपको क्या है, पॉलिटिक्स में ऐसा नहीं, जैसा मैं भी, देखो मैं भी तो कर रहा हूँ, ठीक है, मैं 100% नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना काम भी करो, सोसाइटी के लिए बेनिफिट के लिए काम भी करूँ।
मैं सोचता हूँ अभी बंगाल में मैं देखा हूँ कोई घोष की कुछ है, घोष है कुछ लड़का कांग्रेस का, देखो वो भी अच्छा नॉलेजेबल है, भाषण देता है, मैं सुना बहुत अच्छा देता है। एक लड़का है तुम्हारा बीजेपी में है कुछ, उमा महेश्वर राव करके, आप देखोगे फिशरीज डिपार्टमेंट में, वो बीजेपी पार्टी में रह के ही कर रहा है। देखो मेरे से कभी कभी मैं और भी नहीं बताऊँ, और भी कुछ लड़के हैं जिससे मेरा बात भी होता है, बीजेपी में ही है, वो लोग मेरे से बोलता है, मैं अंडमान में भी गया हूँ, बोला सर ये सब चेंजेस होना चाहिए, आप कुछ बताओ कैसे करते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो मेरे को भी जो अंडमान के बारे में नॉलेज है उसे डिस्कस करके मिलता है, अच्छा स्मार्ट लोग है, ये लोग भी आए 5-6 हजार के लिए कर रहा है। और एक दिगलीपुर का भी एक लड़का जीता है रामनगर से, बंगाली कुछ दास है, एक्चुअल नाम मुझे पता नहीं, ठीक है, वो भी मुझे बहुत बार मैसेज किया, सर आप लोग सपोर्ट करो, हमने बहुत बार लिखा भी, वो जीता भी है। देखो 5,000 10,000, देखो पैसा लाइफ में सब कुछ नहीं है। आप देखो जैसा क्या है ना, प्रधान का मतलब मैं क्या मानता हूँ, देखो आप एक अपना अलग बिजनेस को, श्यामल प्रधान है वो भी अपना क्वारी खोल के रखा है, लेकिन श्यामल प्रधान बीजेपी का है, अच्छा काम किया मधुपुर में, रोड बनाया, मैं सही बात बोल रहा हूँ, मेरे को पिछला बार गया था तो मेरा एक दोस्त है वो मुझे रोड में लेके गया, देखो ये श्यामल प्रधान का कारण ये पीछे पीछे से रोड हुआ है। मैं उसको कभी कभी क्रिटिसाइज भी करता हूँ, अरे तुम क्वारी खोल दिया, तो ये अलग से वो बिजनेस भी कर रहा है, वो जॉब भी कर रहा है, सोशल सर्विस भी कर रहा है, ठीक है। मैं तो ये मानता हूँ गवर्नमेंट जॉब में अगर नहीं हो पा रहा है तो ठीक है, तुम इसमें घुस जाओ, ये भी करो, साइड साइड में कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं ये, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि चिचोरापंथी में उतर जाओ कि सारा रोड का बजट पास हुआ 50 लाख का, सब अपने अंदर में ले लिया, कॉन्ट्रेक्टर से मिटा मिटा। देखो आदमी, हम नहीं मानते कि आदमी एकदम प्योर आदमी पॉलिटिक्स में कर सकता है, लेकिन आपको क्या है कि ओरिएंटेशन, मेजर ओरिएंटेशन आपको सोशल सर्विस में होना चाहिए और माइनर अपना सर्विस में, सेल्फ सर्विस में। तो ये श्यामल प्रधान तो एग्जाम्पल है ना, बीजेपी का काम किया है। दूसरा मैं दिखाऊं, 2-4 बंदे हैं, उमा महेश्वर है, देखो आप कर रहा है फिशरीज डिपार्टमेंट अपना तेलुगु कम्युनिटी के लिए, बीजेपी में रह के कर रहा है, तो सब गंदा नहीं है। हम अगर ऐसा देखेंगे सारे आदमी गंदा है, देखो मेरे को जहां में अच्छा बोलना है मैं वो बोलता हूँ, अगर आदमी मेरे को खराब बोले वो अलग फर्क नहीं पड़ता मेरे को। तो देखो 2 चीजें, रोड होना चाहिए, हॉस्पिटल होना चाहिए, एम्बुलेंस होना चाहिए, एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है वो कम आना चाहिए। आप देख लो 3-4 गुना बिल आप भर रहे हो, वो कम होना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक नीड का आइटम है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल सस्ता मिलना चाहिए, ये बेसिक नीड का आइटम कम से कम में मिलना चाहिए। सैंड नहीं है, मेनलैंड से सैंड लेके जाके एक क्यूबिक कितना 15,000 20,000 में बेच रहा है, बेवकूफ बना रहा है अंडमान का आदमी लोग को। अब ये सब कम होना चाहिए, क्योंकि हम खुद घर बनाने गए तो हमको परेशान हो गए। बस मैं तो ऐसा कर रहा हूं कि आदमी का बेनिफिट हो, मेरा बेनिफिट हो, आपका बेनिफिट हो। देखो आदमी सपोर्ट भी करता है, आपको भी पता है मनोज पॉल को आदमी अगर नापसंद भी थोड़ा सा करे, पसंद ज्यादा करता है जेल नापसंद, क्यों? क्योंकि मेरा अंदर में मैं अगर क्यूआर कोड से पैसा मांगा हूं, आप अगर बोलोगे कि बहुत सारा आदमी नाखुश हो गए कि आप धमकी दे रहे हो, देखो धमकी नहीं है। अगर आपका पता है, अगर आपका गलत गंदा रोड से अगर आप गाड़ी चलाओगे, एक गाड़ी का जो लाइफ है ना 5 साल कम हो जाता है। आप तो ये मानते हो ना, आप तो मानते हो अगर 5 साल हो जाते तो ये तो आपका ही पैसा है ना। एक गवर्नमेंट सर्वेंट अगर जब उसका सैलरी 10 लाख से ज्यादा होता है 30% वो टैक्स भरता है, वो कोई प्राइवेट बिजनेसमैन जीएसटी भरता है। आप एक बात बताओ, गवर्नमेंट को अगर इतना पैसा दे रहा है, अगर गवर्नमेंट अगर काम नहीं कर रहा है तो गवर्नमेंट को हम क्यों नहीं बोल सकते? आप बताओ, ये तो गलत हो जाएगा ना। सर ये जो NH4 का इशू है, आप जानते हैं कि कोर्ट ने भी इसमें इंटरवीन किया था और जो है एक बहुत एडवर्स ऑर्डर भी पास किया था जो NHIDCL के खिलाफ। फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाकर शायद उस ऑर्डर पे जो है वो स्टे ले लिया। और ये जो इशू है इससे पूरा का पूरा अंडमान जो है, जो मेजर पॉपुलेशन है अंडमान का परेशान है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है अपने तरफ से जो उनको फंड देना था वो NHIDCL को दिया। NHIDCL ने कॉन्ट्रैक्टर को काम अलॉट किया। वही काम जो साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट में अलॉट हुआ था, वो काम जो है आप आज देखते होंगे जब अंडमान आते होंगे, जो साउथ अंडमान में जो हाईवे बना है, जो हाईवे का जो क्वालिटी है वो काफी मतलब बहुत अच्छा हाईवे, एकदम स्मूथ हाईवे है जो साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट में बना है। और वही NHIDCL के कॉन्ट्रैक्टर्स जब नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान गए तो वहां पे उन्होंने एकदम रोड पूरा एकदम जो पुराना रोड था वो आप कह सकते हैं जो APPD ने बनाया था, चाहे वो टूटा फूटा था, कम से कम रोड तो था। उसके बाद वो पूरा रोड को हटा के उन्होंने जो आज कंडीशन किया है, वो कंडीशन बोले थे अनबेरेबल है लोगों के लिए, फिर भी लोग आज भी बेयर कर रहे हैं। लेकिन आपसे यही क्वेश्चन है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने फंड दे दिया, NHIDCL ने कॉन्ट्रैक्ट अलॉट कर दिया, फिर क्या प्रॉब्लम है? आपको क्या पता चला फिर क्या प्रॉब्लम है? आज भी रोड नहीं बना है, आज भी जो है लोग परेशान है, क्या मतलब एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है? देखिए मैंने NHIDCL का जो डायरेक्टर है, जो अंडमान का हेड है, जो इंजीनियर है, ठीक है, उन लोगों से बात किया। प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो बीजेपी वाले है ना, ये लोगों ने जानबूझ के
जो रो एनएच है वो एनएच एपीडब्ल्यू से एनएचआईडीएसएल को ले लिया। क्यों लिया? क्योंकि सेंट्रल में जो मिनिस्टर है ना वो किकबैक खाता है, 40-50% किकबैक पैसा लेता है जो कॉन्ट्रैक्टर से। मैं आपको बता रहा हूँ क्या एक्चुअल सिचुएशन है। जैसा कि आपको सोचो कॉन्ट्रैक्ट दे दिया आपने रोड बनाने का, अभी 40-50% मतलब अभी 3,000 करोड़ का अगर 1,500 करोड़ 1,400 करोड़ रुपए आपको सरकार को देना होगा तो कोई जगह तो पैसा उठाएगा ना। उसने क्या करा, पोर्टलैंड में अच्छा से रोड बनाया, नॉर्थ मिडिल में जाके वो बाराटंका बाद से बनाया नहीं। वो जो पैसा उसको बोलते हैं किकबैक। ये सारे इंडिया में है, ये किकबैक सेंट्रल गवर्नमेंट का मिनिस्टर लोग को दिया है। आप इसीलिए तो बोलता हूं मोदी जो सरकार है वो बोलते हैं करप्ट नहीं है, वो सीबीआई इंक्वायरी करवाए कि वो कितना पैसा दिया, बिल बना, बिल कहां में गया, क्या गया, वो सारा आदमी फंस जाएगा। वो कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्ट करे, वो बेवकूफ बना रहा है कि बारिश होता है इसलिए, क्यों बारिश पोर्टलैंड में नहीं होता है जानबूझ के। ये तो किकबैक वाला सिस्टम है ना, तो आपको ही पता है, आपको भी पता है। एपीडब्ल्यू का कोई कॉन्ट्रैक्ट जेईई का कमीशन पता है, वो 5% से 10% 15%। असल में क्या है, जब एपीडब्ल्यूडी का पास था वो 10% 12% में मान जाता था। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का मिनिस्टर है वो 40-50% से कम में बनता नहीं है। बस यही चीज होगी ना, और कोई डिफरेंस नहीं है। एक किकबैक का मतलब है पैसा ले लिया ना, वो 1,000 करोड़ 1,200 करोड़, उसमें कोई आईएएस ऑफिसर लोग कुछ शेयर लिया। पहले क्या था ना, देखो लोकल कॉन्ट्रैक्टर को जॉब मिलता था, लोकल पब्लिक को करप्शन में लोकल आदमी को कुछ पैसा मिलता था। अभी का करप्शन में क्या है, सारा ऊपर से ऊपर वाला उठा लिया, बस यही डिफरेंस है। पहले 15% था, अभी 40% हो गया, बस यही डिफरेंस है। सर एक आखिरी सवाल आपसे। सर अंडमान निकोबार में जो रिसेंट जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, जैसे कि आप 3 साल हो गया कैनी सबमरीन केबल को अंडमान में ऑपरेशनलाइज हुए, उसको आप कैसे देखते हैं? जो एयरपोर्ट नया बना है, नया टर्मिनल बिल्डिंग जो एयरपोर्ट का बना है, उसको कैसे देखते हैं? और जो भी और भी जो रिसेंट डेवलपमेंट्स अंडमान में, जिस तरह की जो पोर्ट ब्लेयर में खास करके जो ट्रांसपोर्टेशन का, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन वो काफी सुधरा है, ब्यूटिफिकेशन हुआ है सिटी का। ये सब जो डेवलपमेंट्स है, ये सब डेवलपमेंट्स को आप कैसे देखते हैं? क्या आपके मन में ये सब डेवलपमेंट्स को लेकर पॉजिटिव व्यू है, या आपको लगता है कि ये सब जो डेवलपमेंट्स हुए हैं इसमें भी कोई ना कोई नेगेटिव एस्पेक्ट जरूर है? क्या आपका मतलब क्या व्यू है? देखिए ये सब जो है ना एक सिस्टम है। आप एक बात बताओ, आपके घर में, ठीक है, आपके घर में पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, और मैं आपका शादी में, ठीक है, 1,000 आदमी को इनवाइट करके वो 10 कोर्स का मील खिला रहा हूं, आप उसमें बोलेंगे कि वो अच्छा चीज है? आपके घर में टॉयलेट नहीं है, आप सोचिए। इस तरह का डेवलपमेंट को डेवलपमेंट नहीं कहता, इसको कहते हैं बेवकूफिया। स्कूल में टीचर नहीं है, ठीक है। देखो हमेशा बेसिक जो 1-2 तरह का नीड है आदमी का, बेसिक नीड नहीं जरूरी है, रोड भी जरूरी है, एयरपोर्ट भी जरूरी है, ठीक है। आप एक बात बताओ, जब एक छोटा सा रनवे है अंडमान में, अगर अच्छा से देखोगे, एक छोटा सा एक ही रनवे है, इंटरनेशनल फ्लाइट अगर पैसेंजर लेके वहां में उतर पाएगा कि नहीं पाएगा, उसका अपग्रेडेशन का बारे में पता नहीं है, ठीक है। आप अब बताओ, वो सिस्टम में आप इतना बड़ा एयरपोर्ट बनाओ, आप बताओ एयरपोर्ट खुला है, आज तक एक इंटरनेशनल फ्लाइट आके उतरा है उसमें? आप बताओ उतरा है एक भी इंटरनेशनल फ्लाइट? नहीं उतरा है। तो फिर आप अकबर बता रहा, वही तो बोल रहा हूं ना, अनएजुकेटेड आदमी इन्वेस्टमेंट करता है। आप एक बात बताओ, आप जाके निकोबार में एक एयरपोर्ट बनाए हो, बहुत करोड़ों रुपए, 500 करोड़ रुपए खर्चा करके, और एयरपोर्ट में कोई आके उतर ही नहीं रहा है, तो उसका इन्वेस्टमेंट का कोई मतलब है? इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? कोई भी जगह इन्वेस्ट करते हो उससे आपको रिटर्न आना चाहिए। आप अगर आप 5 लाख रुपए बिजनेस में खर्चा करोगे, आप चाहोगे ना 10% करके आपको बेनिफिट आए, वो नहीं आए तो उसका इन्वेस्टमेंट करके फायदा क्या है बताओ? कैनी आया सही है, मैं आप एक बात बता रहा हूं, ये जो कैनी सबमरीन आने के लिए 2021 तक टाइम क्यों नहीं लगा? क्यों लगा है? जब पूरा इंडिया में इंटरनेट कनेक्शन 2009-10 में चल रहा था, अंडमान 12 साल पीछे क्यों है? मैं आपको ये पूछता हूं, आप नेता लोगों से पूछिए कि 12 साल लेट क्यों हुआ। अगर एयरपोर्ट बनाए हैं ठीक है, आप एयरपोर्ट बनाए ठीक है, चलो एयरपोर्ट का जरूरी भी था, वो एयरपोर्ट 800 करोड़ कैसे गया? जिसका बजट जो कॉस्ट था 300-400 करोड़ में कंप्लीट करना था, वो 800 करोड़, ये जो 400 करोड़ जो 50% का किकबैक है, ये 50% जो है वो जाता किसका पास है? आप मेरे को वो बताओ। ये तो अंडमान का ही पैसा है ना, आपका मेरा टैक्स पेयर्स का पैसा है, ये जाता का है? आप ये सब पूछो मेरे से।
आप सरकार से पूछो, आप अपने आप से पूछो। तो ये जो डेवलपमेंट दिखा रहा है ये धोखलाबाजी है। ये पूरा पैसा ये क्या करता है ना, जो अंडमान में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, आप एक बात 2009 से 2014 तक था, 2019 तक बीजेपी का सरकार था, या आप एक बात पता करो, आरटीआई मार के बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करा, नया जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इलेक्ट्रिसिटी के लिए बिल्कुल नहीं करा। ये क्या करा, सोलर सिस्टम में यूज किया, सोलर जो पैनल वगैरह लगवाने के लिए उसमें भी 50% किकबैक खा गया। आप समझे, इसमें कोई पब्लिक को बेनिफिट नहीं हुआ, ना तो बेनिफिट होगा। फिर वाटर का जो डिमांड है सबको पता रहता है, हम खुद सिविल इंजीनियर है, हमें पता रहता है कि 5 साल बाद जो पब्लिक कितना ग्रोथ होगा, उसमें वाटर डिमांड कितना बढ़ेगा, वो हिसाब से आज इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होता है। नहीं बनाया, इलेक्ट्रिसिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं बनाया, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं बनाया, तो आदमी को बेवकूफ बनाया। पैसा क्या करता है, आपको लेके गया, सामने से घुमा के वो अपने पास लेके आया। सेम आपको बोल रहा हूँ, देखिए आपने एक बार मेरे को फोन भी किया था कि ये जो निकोबार में जो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनेगा आपको फायदा होगा। मैं आपको आज भी बता रहा हूँ, आप अच्छा से लिखिएगा, आपको बिल्कुल बेनिफिट नहीं होगा। ये बाहर का वो क्या करे, पोर्ट बनाएगा, एयरपोर्ट जो है ना, अंडमान का एयरपोर्ट बनाया ना, वो एयरपोर्ट थोड़ा दिन बाद इलेक्शन खत्म होने अदानी को भेज देगा। एग्जाम्पल, जो कोची एयरपोर्ट, अहमदाबाद एयरपोर्ट, बॉम्बे एयरपोर्ट, इस तरह 5-8 एयरपोर्ट मोदी ने अदानी को भेज दिया है। आप बताइए, अगर 800-700 करोड़ रुपए आपने खर्चा किया, बनाया, बनाने के बाद आप अदानी को क्यों बेच रहे हो? अदानी क्या करता है, जो सर्विस चार्ज है, जो टिकट में है ना सर्विस चार्ज भी होता है, वो चार्ज बढ़ा देता है। एक पैसेंजर से 1,500 रुपए करके लेता है। जो फ्लाइट का टिकट खरीदते हो ना, उसमें वो पैसा भी इंक्लूडेड होता है। हाँ, उसका मतलब आप मोदी अदानी को पैसा दोगे, अदानी को मोदी को पैसा देगा, ये पूरा हो जाएगा। इसीलिए आपको वो जो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाएगा ना, मैं आपको बोलता हूं, अदानी को देखो कितना, आप गूगल सर्च करें अदानी को कितना पोर्ट, आपने मेरे से एक दिन पूछा था, ये जो बनाएगा ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, वो पोर्ट अदानी को दे देगा, आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। आप आज भी जैसा हो, वो 10 साल बाद भी ऐसा रहोगे, आपका बेटा भी ऐसा रहेगा। इसीलिए मैं बोला था, देखो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है गवर्नमेंट को ये होना चाहिए कि लोकल पब्लिक को कैसे बेनिफिट होगा। आप ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाओ विद एग्रीमेंट कि ये ट्रांसशिपमेंट पोर्ट को गवर्नमेंट का पास ही रहेगा, प्राइवेट को नहीं दिया जाएगा, या तो प्राइवेट गवर्नमेंट शेयरिंग बेसिस में लगाओ, और जितना आपका वो जो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनेगा वो जो कैम्बल वे में, उसका जो वर्कर है वो लोकली उसको लिया जाएगा। ऐसा करे, हम आपको हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाए। आप गवर्नमेंट एग्रीमेंट बनाए कि जो पोर्टलर में जो एयरपोर्ट बनाए वो कोई भी प्राइवेट कंपनी को नहीं दिया जाएगा, और उसका जो रेट है, सर्विस चार्ज है, वो लिमिटेड रखा जाएगा। बनाए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। आप समझे, ये प्रॉब्लम है। आदमी को ये सब चीज, देखो आपने मेरे को फोन किया, मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से आपने अच्छा क्वेश्चन बनाया कि पब्लिक ये सब जाने, ताकि हम लोग का जो रांची कम्युनिटी, देखो आप एक बात बताओ, एयरपोर्ट बनाए ना, एयरपोर्ट के अंदर जितना शॉप है ना, आप मुझे पता करो कि कितना शॉप और रेस्टोरेंट जो खुला है, खुलेगा, वो अंडमान का पब्लिक को मिलेगा। आप पता करो, आपको भी नहीं मिलेगा। बाहर का आदमी गुजरात से आके वो हमें खोलेगा। तो आप बताओ, वो एयरपोर्ट खोलने से लोकल आदमी को बेनिफिट मिला है, जॉब मिला है? नहीं मिलेगा ना। इसीलिए मैं पब्लिक को अवेयरनेस कर रहा हूं कि पब्लिक तुम अभी भी समझ जाओ, तो अपने बेनिफिट के लिए काम करो, देश का बेनिफिट के लिए अदानी अंबानी को छोड़ दो ना। वो दिगलीपुर में बैठ के, जो 10वीं पास नहीं है, वो बोल रहा है कि इंडिया के लिए वो अच्छा कर रहा है, देश के लिए अच्छा कर रहा है मोदी। वो देश को बचाने के लिए सोच रहा है, वो अपने आप को बचाने के लिए क्यों नहीं सोच रहा है, हमको वही समझ में नहीं आ रहा है। सर, एक लास्ट क्वेश्चन एक छूट गया था, एक्चुअली मेरे को बीच में ही पूछना था आपसे। ये जो अंडमान में ये बहुत बड़ा एक कंट्रोवर्सी है, लोग जो है ये बोलते हैं कि बाहर से लोग आकर यहाँ के लोगों का जो बिजनेस करने का जो राइट है उसको मार देते हैं। लिमिटेड कैरिंग कैपेसिटी भी है आइलैंड का, हर चीज जो है लिमिटेड फॉर्म में ही यहाँ पर हो सकता है। कोई भी बिजनेस हो वो भी लिमिटेड ही होगा, क्योंकि पॉपुलेशन भी कम है। तो बाहर से लोग आकर जो है बिजनेस करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकता, नहीं मिल पाता। लोकल्स को भी काफी इसमें प्रॉब्लम होता है। साथ ही साथ ये जैसा वाटर क्राइसिस ये सब आ रहा है, तो आपका क्या व्यू है इसमें? और ये इनर लाइन परमिट का जो एक इशू कई सालों से चल रहा है, और एक टाइम पे तो इसने काफी तूल भी पकड़ा था इस डिमांड ने, इनर लाइन परमिट का, इसके बारे में आपका क्या व्यू है? क्या बाहर से लोगों को रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए अंडमान में आने के? देखिए, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन कभी भी आर्टिकल 19 में ये लिखा है कि आप किसी को भी इंडिया में मूवमेंट करके बिजनेस करने का परमिशन है। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। हम कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेट नहीं चाहते, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को में ये भी लिखा है
लोकल ट्राइबल पॉपुलेशन का बेनिफिट के लिए गवर्नमेंट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन डाल सकता है। देखिए अंडमान एक्चुअली अगर बाहर से आके पॉपुलेशन भर गया, कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा हो गया, तो ये जो जारवा पॉपुलेशन है, ये लोग को इन्फेक्शन होने का चांस है, निकोबारिस है, ये लोग का पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करेगा। तो इसीलिए क्या है कि गवर्नमेंट को करना चाहिए। निकोबारी लोग, आप एक बात बताओ, निकोबारी से वोट लिया कांग्रेस ने या बीजेपी लिया, आज तक बीजेपी कांग्रेस ने क्यों नहीं किया? निकोबारी लोग का पॉपुलेशन सेट में आ जाएगा ना। आपको नहीं लगता ये लोग का पॉपुलेशन इतना ही है पूरा वर्ल्ड में, ये लोग को प्रोटेक्ट करना सिर्फ उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है वो लोग को कल्चर को प्रोटेक्ट करना। गवर्नमेंट बिल्कुल सीरियस नहीं है जानवरों को प्रोटेक्ट करना। हमारे अभी जो टूरिस्ट आता है ना, जानवरों को देखने के लिए आता है, जानवर इतना अच्छा इतना दिन से रह रहा है, पॉपुलेशन कम नहीं हो, इन्फेक्शन नहीं हो, ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसी का इंटरेस्ट के लिए पॉपुलेशन को रोकना जरूरी है, क्योंकि आइलैंड का कैरिंग कैपेसिटी कम हो रहा है। आपको पता हो आइलैंड में वाटर रिसोर्स लिमिटेड है, सुनामी कभी भी आ सकता है। अगर इससे ज्यादा अगर पब्लिक अगर लोग भर दिया, सुनामी अगर बाई चांस आएगा, अगर जो मैं आपको बता रहा हूं, मैं कार निकोबार कमोटा सब जगह गया हूं, जो कार निकोबार एरिया है, जो नील आइलैंड है, हैवलॉक आइलैंड है, ये सी लेवल से बहुत बराबर है, यह 1-2 मीटर ऊपर में है। अगर पानी का लेवल बढ़ गया ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ये सब पूरा डूब जाएगा। आदमी जमीन खरीद रहा है वो अलग बात है, बेवकूफी करके वो सब बेवकूफ है, वो जमीन खरीद रहा है। अगर जो दिन डूब गया कल, तो ये पॉपुलेशन कहां जाएगा, लोग नहीं सोच रहा है ना। पढ़ा लिखा नहीं है, ये लोगों के पास इंफॉर्मेशन नहीं है, ये लोग सोचना नहीं चाहता है। ये लोग तब सोचता है जब ये लोग का मरने का कगार में आ जाता है। अभी सुनामी आया था, और अगर एक बार और सुनामी आ गया, अगर 50% लैंड भी डूब गया, तो ये आदमी कहां जाएगा? मेनलैंड में भी तो लैंड नहीं है, क्या यहां में आके वो लोग रह पाएगा? जॉब कहां मिलेगा? ये लोग अपने बच्चों के लिए सोच ही नहीं पा रहे और सोचना भी नहीं चाहता है। ठीक है, तो ये हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए? हम, मेरा काम क्या है? आदमी को अवेयरनेस क्रिएट करना, वो मैं कर रहा हूं। अभी आदमी अगर सोचना नहीं चाहे तो उसका बेवकूफी होगा ना। आप एक बात बताओ, आप अगर आपका बच्चा जॉब नहीं है, शादी नहीं हो पा रहा है, इनकम सोर्स नहीं है, आप कभी खुशी खुशी मर पाओगे? आप बताओ मेरे को, नहीं मर पाओगे। तो वही चीज आज हो रहा है, जितना भी गवर्नमेंट सर्वेंट है उसका बच्चा लोग का पास जॉब नहीं है। ये जो चीज आज मैं कर रहा हूं, ये लोग 20 साल पहले करना चाहिए तो नहीं करा करके आज ये सफर कर रहा है। और अगर आज भी नहीं जागा ना, 10 साल बाद आप देखिएगा, बोलेगा कि अरे मनोज पाल उस टाइम समझाया था, अगर हम सुन लेते तो आज हम लोग का बच्चा लोग का ये हालत नहीं होता। जरूर सर, हमको टाइम देने के लिए थैंक यू। आज बहुत कुछ आपने क्लियर किया और अपना जो व्यूज है वो रखा हमारे साथ, तो थैंक यू सो मच। अरे आपको भी धन्यवाद। चलो, थैंक यू भाई।